वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है साइंस का, आज इवनिंग में हुआ है ये अभी और इसका फटाफट हम देखते हैं सॉल्यूशन। आंसर की देखेंगे, शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे आंसर्स को, और अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें और अच्छे अच्छे टीचर्स को आपके लिए चैनल पे बुला सकें। ओके, तो पहला सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो यह नियंत्रित करती है कि कोशिका में क्या प्रवेश करता है और क्या बाहर निकलता है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाता है। ओके, ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यदि किसी पौधे में फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो तत्काल क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है, फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन को ऊपर से बाकी सभी हिस्सों में पहुंचाता है। बनता तो ज्यादातर ऊपरी हिस्सों में है, जहाँ कहीं हरित लवक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा? बी, भोजन अन्य भागों तक नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जंतुओं में कौन सा ऊतक रक्त नलिका का अस्तर बनाता है? तो ये ऊतक आपका होता है सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोलोनकाइमा की संरचना नई तनों और पत्तियों को सहारा देने में कैसे मदद करती है? तो सही ऑप्शन देखिए, कोनों पर अनियमित रूप से मोटी भित्ति लचीलापन और सहारा प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा संयोजन केवल जीवित स्थायी ऊतकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? तो पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और कंपेनियन सेल्स या साथी कोशिकाएं, जो कि कहाँ पे होती हैं? जटिल ऊतकों में होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। कौन से जटिल ऊतक में होती है ये आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न कहता है, एक मछली किसान उपलब्ध संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए एक ही तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन करना चाहता है, उसे कौन सी प्रणाली अपनानी चाहिए? तो मिश्रित मछली संवर्धन प्रणाली, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंग्लिश वालों को, और हम सीधे आंसर कर देते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट। देन नेक्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट, दूसरे का, तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट, चौथे का डी करेक्ट, पांचवे का ए करेक्ट और छठे का डी करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अनाज मंडी में नमी की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन बी देखिए, उच्च नमी से फफूंदी लगती है और अनाज खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मुर्गी पालक अंडे के उत्पादन में गिरावट और कुछ पक्षियों के बीमार होने पर ध्यान देता है, उसे सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? चारे की गुणवत्ता, स्वच्छता और संभावित रोग। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कथन कारण बेस्ड सवाल है, तो 9 नंबर प्रश्न देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विशिष्ट कार्य करती हैं। ठीक है, मतलब ए तो सही है, कथन तो सही है, अभी कथन सही है। उसके बाद कारण देखते हैं। कारण कहता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं समान होती हैं और सभी कार्य करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, समान नहीं होती है। तंत्रिका होता है, कुछ कोशिकाएं देखिए कैसी होती है हमारी। तो आर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ए तो सही है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? आपका आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर। चलिए, तो थोड़ा डिटेल वाला है, तो बाद में बता देंगे आपको। अभी एक एक नंबर वाले देख लेते हैं कौन कौन से सवाल आपके एक नंबर वाले हैं। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ पे आपकी केमिस्ट्री क्वेश्चन हैं। ओके, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर, मतलब बर्फ के पिघलने के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है इस समय, इसलिए ऐसा होता है, अवस्था परिवर्तन के कारण। ओके, 17 नंबर कहता है, जब कपूर को एक बर्तन में छोड़ दिया जाता है तो वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है, उसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है? जाहिर सी बात है, ऊर्ध्वपातन। ये सब्लिमेशन कहते हैं हम इंग्लिश में इसको। उसके बाद देखिए, फिर से कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले इंग्लिश वर्जन आपके सामने आ गया। इंग्लिश वर्जन में 16 का आपका आंसर क्या बताया था हमने? डी। और 17 में क्या आएगा? सब्लिमेशन। ओके, अब यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न, जो कि अभी कथन और कारण बेस्ड सवाल है। एक यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा उसके घटकों में अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक को नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, वो तो केमिकल कंपाउंड है एक। ठीक है जी। और कारण कहता है, एक यौगिक के घटक रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही इसकी सही व्याख्या है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, व्याख्या भी सही, कारण भी सही और अभिकथन भी सही।
ओके, तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। कहता है एक छात्र पानी में कॉपर सल्फेट मिलाता है और हिलाता है, तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है समान रूप से फैल जाता है। यह किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये समांगी मिश्रण, क्योंकि समान रूप से फैल गया है तो आप कहीं से भी एक चम्मच विलियन उठा लो, सोल्यूशन उठा लो, मिक्सचर उठा लो, तो सब जगह जैसा ही रंग मिलेगा आपको। चूंकि वो पूर्ण समान तरह से फैल गया, इसको हम समांगी कहेंगे, होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। क्लियर है? क्योंकि चारों ओर अच्छे से फैल गया है कॉपर सल्फेट और हर जगह नीला रंग समान है। कहीं ऐसा नहीं कि बहुत गहरा नीला है, कहीं बिल्कुल हल्का नीला, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मिश्रण के स्थायी होने से क्या अभिप्राय है? निम्नलिखित में से कौन विलियन कोलाइड निलंबन और कोलाइड या निलंबन में कौन विलियन कोलाइड या निलंबन तीन मिक्सचर दिए हुए, इनमें से कौन सबसे अधिक स्थायी होता है, ये बताना है आपने। तो मिश्रण के स्थायी होने का अर्थ है कि उसके घटक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के समय के साथ अलग नहीं होते। इनमें सबसे अधिक विलियन कौन सा स्थायी है? सॉल्यूशन। जो मिश्रण हमारा विलियन होता है, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, वही सबसे ज्यादा स्थायी है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ओके, 25। ये तो इस पैराग्राफ में 4-5 लाइन दी हुई, इन पे बेस्ड सवाल है, हालांकि बहुत आसान है, बट हम अभी इनको टच नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। 25 में देखिए ए या बी में से एक विकल्प चुने और उसको आंसर करें आप। तो ए में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित के कारण बताइए। इसको छोड़ देते हैं, बी वाले ऑप्शन देखते हैं, न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें, इसको करते हैं, समझ आएगा। तापमान को सेल्सियस में बदलना है, तो पहला ए वाला देखो 340 दिया हुआ है आपको। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास होता है 273 प्लस सी बराबर के में बदलना है, तो सी की जगह क्या रखोगे आप? सॉरी, के दिया हुआ है, 340 और सी का मान निकालना है। सी का मान दिया तो 340, के की जगह रखो और उसमें से माइनस कर दो क्या? 273। बचा कितना बच्चे? 67। सी का मान कितना हो गया? 67 डिग्री। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, होल्ड ऑन। ओके, दूसरा दिया 565 के, 565 के, फिर से 273 प्लस सी बराबर के की जगह रखोगे आप 565, 565, और यहाँ पर रहेगा 273 प्लस सी का मान अगर निकालना है तो 565 में से आप माइनस कर दो 273, 273, क्या मिलेगा यहाँ से हमें? तो यहाँ से हमें मिलेगा 292 डिग्री, 292 डिग्री, और ये आएगा सेल्सियस में मांगा हमसे। क्लियर? उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है आपका, ये पार्ट 2, ये क्या कहता है? तापमान को केल्विन में बदलना है 30 डिग्री को, तो 273 प्लस सी बराबर ये होता है, केल्विन में बदलना, तो सी की जगह क्या रखोगे? 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 रख दो, बराबर मिलेगा के, और यहाँ पर आ जाएगा 273, 273 प्लस 30, 303 बराबर के। क्लियर हो गया? ये हो गया आंसर। बी का देखो क्या होता है। बी के केस में फिर से 470 दिया हुआ है, तो 273, सी की जगह क्या रखोगे? 470 बराबर के, रखो भाई 470, 470 प्लस 273, कितना हो जाएगा ये दोनों मिला करके? ये हो जाएगा आपका 743, 743। ये कितना हो गया? के, क्या है ये? के है ये। आंसर हो गया। ओके, डन। चलिए अब अपन चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये आपके फिर से एमसीक्यूज आ गए हैं, और इस बार एमसीक्यूज किसके हैं? फिजिक्स के। एक व्यक्ति 18 मीटर उत्तर फिर गया यू टर्न लिए करके वापस 8 मीटर, पहले कितना गया? 18 मीटर, यहाँ पे था वो 0 पे, यहाँ से गया 18 मीटर, यहाँ पहुंच गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, लेकिन फिर वापस आ गया कहाँ पे? पॉइंट सी पे, यहाँ पे पॉइंट सी है। ठीक है, कितना है वापस? 8 मीटर वापस आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? 10 मीटर बचा, तो विस्थापन कितना रहा? 10 मीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 27 नंबर, एक साइकिल चालक एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव होता है, साइकिल चालक समान चाल से चल रहा है वृत्ताकार पथ पर, तो वेग पर क्या होगा? वेग पर प्रभाव, दिशा में परिवर्तन के कारण वेग बदल जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 28 नंबर, एक बस 3 सेकंड 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से 25 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक धीमी हो जाती है, इसका त्वरण क्या होगा? तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया जी? वेग में परिवर्तन हुआ 10 - 25, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, 10 - 25 मतलब 15 है ना, और 15 और 3 से कर दो डिवाइड,
क्योंकि धीमी हो रही है ना, इसलिए माइनस में तो आना ही है। तो 3 से डिवाइड करोगे 15 को तो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका 28 का। 29 पे देखिए क्या कहता है। 29 नंबर प्रश्न, यदि कोई पिंड एक समान गति में है तो उस पर लगने वाले नेट बाह्य बल के बारे में क्या कहा जा सकता है। समान गति में है तो नेट बल कितना होगा, बाह्य बल नेट बाह्य बल कितना होगा, तो नेट बल 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ओके, ये इंग्लिश वर्जन है तो आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं। यू नो थिंग्स वेल, आपको अच्छे से बता सब चीज़ें। आंसर आप 1 बाय 1 मैच कर लेना। 30 नंबर प्रश्न कहता है न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण क्या है। तो त्वरण है आपका बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, बल के समानुपाती, और जैसे फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है ना F = m × a। ये क्या है त्वरण, तो त्वरण किसके अनुपात में है, बल के समानुपात में है। और द्रव्यमान को आप इधर लेके जाओगे तो F/m हो जाएगा। आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, F/m, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर। तो m नीचे है, इसका मतलब m के साथ ये व्युत्क्रमानुपाती है द्रव्यमान के साथ। 31 नंबर, हवा में छोड़े जाने पर गुब्बारा विपरीत दिशा में क्यों चलता है। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के कारण। ओके, तो ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर से एक कथन कारण बेस्ड सवाल दिया हुआ है, 32 नंबर सवाल आपका। और यहाँ पे आप देखेंगे एक समान गति में वेग समय ग्राफ समय एक्स के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। वेग समय ग्राफ आपको याद आ रहा है कुछ, कैसा होता है, एक सीधी रेखा होती है। तो ऑप्शन पहला, मतलब ये तो सही है, आपकी बात अभिकथन सही है। कारण देखिए, एक समान गति में समय के साथ वेग नहीं बदलता है, ये भी सही है। और ये सही की व्याख्या भी है, इसका मतलब ए भी सही, आर भी सही, और ये व्याख्या भी सही। इसका मतलब ए आपका आंसर है, ऑप्शन ए आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है जी। और 33 नंबर प्रश्न देखिए। अभिकथन, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले एक भारी ट्रक का संवेग उसी गति से चलने वाली एक हल्की कार से अधिक होता है। जाहिर सी बात है, संवेग किस पर डिपेंड करेगा, संवेग होता है आपका, अगर P1 था इस ट्रक का, भारी ट्रक का, तो m × v1। m क्या है, इस ट्रक का वेट जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी गति से चलने वाली कार की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा P2 संवेग इसका, और जो इसका भार है वो बहुत कम होगा, मास इसका, सॉरी भार क्या कहें, मास इसका बहुत कम होगा क्योंकि बहुत हल्की कार है। और ये तो V1 ही रहेगा। ठीक है जी। तो ये संवेग जो डिपेंड करता है मास पे डिपेंड करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या कहता है आर, क्या कहता है, संवेग केवल वेग के साथ बढ़ता है, द्रव्यमान के साथ नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोनों के साथ बढ़ता है। तो आर तो अपने आप में गलत हो गया, आर तो गलत है, आर तो गलत है। जस्ट हम इसको सही कर लेते हैं, 33 नंबर था ना ये, तो आर गलत है किंतु ये तो सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से हमने सभी जो 1 नंबर वाले सवाल थे वो हमने आंसर कर लिए हैं। अब बचते हैं आपके बाकी सवाल, तो वो थोड़ी देर में आपको सारी डिटेल के साथ, हम डिटेल्ड ट्रिक और टिप्स के साथ अवेलेबल करा देंगे सब कुछ, पूरी आंसर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।